एक समय की बात है। मानपुर नाम के एक छोटे गांव में प्रमोद शुक्ला और उनकी पत्नी सुचित्रा रहा करती थीं। प्रमोद पेशे से एक किसान था और सुचित्रा एक गृहिणी। दोनों गांव में अपने बच्चों से दूर रहते थे। उनके 3 बच्चे, बड़ा बेटा नमन, मंझला बेटा विजय और छोटी बेटी मीनाक्षी थी। दोनों ने बड़े धूमधाम से अपने बच्चों की शादी की थी। अपनी जमा पूंजी, सारी बचत बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाकर उन्हें इस काबिल बनाया था कि आज वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। प्रमोद को अपने गांव से बहुत ही प्यार है। उसने बच्चों को पढ़ा लिखा कर शहर भेजा, लेकिन खुद कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वह खेती करता है। खेत के पास में ही उसका घर है। घर के पीछे एक वृद्ध आश्रम बना हुआ है। अक्सर प्रमोद वृद्ध आश्रम में रहने वालों से मिला करता था। बुढ़ापे में उनके यह हाल देख उसे बहुत अफसोस होता था। प्रमोद अक्सर अपनी पत्नी से कहा करता था, मुझसे तो इन बेचारे बूढ़े लाचार लोगों का हाल देखा नहीं जाता। कैसे नालायक बच्चे हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या उन्हें अपने माँ बाप से जरा भी प्यार नहीं है? अफसोस तो मुझे भी होता है, पर हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बस भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। वह हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। बहुत ही खुशनसीब है आप और मैं जो हमें इतना प्यार करने वाले बच्चे मिले। मुझे तो डर है कि कहीं आगे चलकर हमारा हाल भी ऐसा ना हो जाए। बच्चों को याद कर करके तड़पते हुए ही ना हम मर जाए। अरे आप भी ना क्यों ऐसा सोच रहे हो। मुझे अपने बच्चों पर पूरा यकीन है। वह तो हमें अपने पास बुलाते ही है। आप ही हो जो यह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो दौड़कर अपने बच्चों के पास चले जाऊं। मैंने और मेरे पूर्वजों ने अपनी सारी जवानी इस गांव के लिए, यहाँ के लोगों के भले के लिए लूटा दी। मैं चाहता हूं मरने के बाद भी मैं इस गांव के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं। मुझसे वादा करो सुचित्रा, अगर मैं मर गया और तुम भी बच्चों के पास शहर चली जाओगी तो हमारा यह घर और यह जमीन वृद्ध आश्रम में दान कर देना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो सुचित्रा। मैं बच्चों को पहले ही उनके पैरों पर खड़ा करवा चुका है। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, यहां तक कि उनका घर भी दिलवा दिया है मैंने। यह जमीन सिर्फ इस गांव की भलाई के ही काम में आएगी। कुछ साल बीतते हैं। प्रमोद की मौत हो जाती है। वह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। सुचित्रा ने प्रमोद से वादा किया था कि वह घर और जमीन प्रमोद की मौत के बाद वृद्ध आश्रम में दान कर देगी। सुचित्रा प्रमोद से किया अपना वादा निभाती भी है। जब प्रमोद बीमारी से जूझ रहा होता है और डॉक्टर प्रमोद को जवाब दे चुके होते हैं, उस वक्त ही उसने जमीन और घर वृद्ध आश्रम के नाम करवा दी थी। इस बात से सारे बच्चे अनजान हैं। अपने पिता की मौत के गम में शामिल होने सुचित्रा के 3 बच्चे आते हैं। तीनों अपने पिता की अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं पूरी करते हैं, क्योंकि पिताजी अब नहीं रहे और माँ गांव में इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी। इसलिए अब तीनों भाई बहन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ रहे होते हैं। माँ को अपने साथ ले जाने की जिद करता देख मीनाक्षी का पति आदित्य मीनाक्षी से कहता है, तुम क्यों फालतू में अपनी माँ को ले जाने की जिद कर रही हो? पहले ही दिल्ली जैसे बड़े शहर में हम ही बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। ऊपर से तुम अपनी बूढ़ी माँ मेरे माथे डाल रही हो। उन्हें तुम्हारे भाइयों के संग ही जाने दो। ओह हो आदित्य, तुम में बिल्कुल दिमाग नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। अगर माँ हमारे साथ रहती है तो माँ का यह घर, खेत, जमीन सब हमारी हो जाएगी। माँ तो बहुत भोली है। मैं माँ से सब तुम्हारे नाम करवा दूंगी और फिर हम जमीन घर बेच कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यू आर जीनियस मीनाक्षी। पीछे पड़ जाओ अपनी माँ के। वह तो अब हमारे साथ ही जाएंगी। तीनों भाई बहन घर और पैसों के लालच में माँ को अपने साथ ले जाने के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि बेटी के घर रहना सुचित्रा को ठीक नहीं लग रहा होता और नमन और उसकी पत्नी काम से लेट आते हैं। बच्चे अक्सर घर पर अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल हो जाएगी सोचकर आखिर में माँ बड़े बेटे नमन के साथ जाने का तय करती है। जहाँ एक तरफ माँ के अपने साथ आने से नमन के चेहरे पर खुशी थी, वहीं दौलत और जमीन के अपने हाथ से निकलने का मीनाक्षी और विजय आदित्य को अफसोस था। सुचित्रा नमन के साथ दिल्ली पहुंच जाती है।
थोड़े दिन तो नमन और उसकी पत्नी माया सुचित्रा की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। पैसों के लालच में सुचित्रा की हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। फिर एक दिन मौका पाकर नमन माँ से गांव की जमीन और घर की बात छेड़ता है। माँ, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम गांव वाला घर और जमीन बेच दे। अब तो वहां कोई नहीं रहता है, खाली घर में चोर घुस सकते हैं और कोई कब्जा भी तो कर सकता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, वह घर तो तुम्हारे पिताजी ने वृद्ध आश्रम में दे दिया है। क्या करोड़ों की जमीन उन्होंने क्या सोचकर वृद्ध आश्रम में दे दी? आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? हाँ माँ जी, यह भी कोई बात हुई? भला नमन आपका बेटा है कि वह वृद्ध आश्रम के बुढ़े आपके सगे हैं जो उनके नाम कर दिया सब? वाह भैया, वाह, बुढ़िया के नखरे सहे। हम सेवा करें हम और मेवा वह बुढ़े खाए। पता नहीं क्या सोच के बुढ़े ने ऐसा किया। मरते मरते तो कम से कम हमारे लिए कुछ कर जाता। मन तुम्हारे पिताजी वृद्ध आश्रम और गांव के लोगों का भला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक काम करो ना माँ, आप भी इस वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं चली जाती? उन लोगों का ज्यादा भला हो जाएगा। हमसे तो अब आपकी खातिरदारी होने से रही। जब वृद्ध आश्रम में जमीन घर देने की बात बाकी बच्चों को पता चलती है तो वह भी माँ को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। बेचारी सुचित्रा को मजबूर होकर गांव के वृद्ध आश्रम में रहने के लिए आना पड़ता है। साल गुजरते हैं। सुचित्रा गेट के पास कुर्सी रखकर अपने बच्चों के आने का इंतजार करा करती थी, पर उसके बच्चे थे कि कभी उसे मिलने नहीं आए। सुचित्रा सोचा करती थी कि पैसों की को मोह माया प्यार से इतनी बढ़कर हो गई कि उसके सगे बच्चे उसे इस हाल में छोड़ गए। सुचित्रा इतना टूट चुकी होती कि उसे सिर्फ अपने ही नहीं, माँ बाप को तंग करने वाले हर लालची बच्चों से नफरत हो जाती है। घंटों कुर्सी पर बैठे अपने बच्चों की याद में सुचित्रा रोया करती थी और उनकी यादों में रोते रोते ही वह मर जाती है। वृद्ध आश्रम में इस कुर्सी पर अपने बच्चों के इंतजार बैठे बैठे सुचित्रा ने इतना वक्त बिताया होता कि उसकी आत्मा इस कुर्सी में ही समा जाती है। एक दिन जब वह कुर्सी गेट के पास रखी होती है और आसपास कोई नहीं होता, तब एक बेवड़ा उस कुर्सी को चुरा लेता है। रात की बोतल का जुगाड़ तो हो गया। बेवड़ा कुर्सी कबाड़े वाले को बेच देता है। कुछ दिन बाद उस कुर्सी राकेश नाम का आदमी अपने बूढ़े पापा के लिए खरीद लेता है और कुर्सी घर ले आता है। राकेश पैसों का लालची इंसान रहता है। उसके पापा रमेश एक रिटायर्ड टीचर हैं। अपनी कमाई की एक एक पाई उन्होंने राकेश की जिंदगी बनाने में लगा दी और जो कुछ पैसे उन्होंने अपने बचाए थे वह भी राकेश और उसकी पत्नी ने छीन लिए। सरकारी नौकरी होने के कारण रमेश को पेंशन मिला करती थी। उस ही पैसों के लालच में राकेश ने पापा को अपने साथ रखा था। राकेश की पत्नी जया को रमेश बिल्कुल पसंद नहीं था। वाह राकेश, अपने उस बुढ़े बाप के लिए नई कुर्सी खरीद लाए और मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। अरे नई थोड़ी है, कबाड़ी वाले से खरीदी है। तुम ही तो कहती हो ना पापा तुम्हारे दहेज के सोफे पर बैठ उसे गंदा कर देते हैं। तुमने तो उन्हें सोफे पर बैठने से मना कर रखा है। अब कब तक उन्हें जमीन पर बिठाऊं? रिश्तेदार आकर देखते हैं तो अच्छा लगता है क्या? और आजकल ठंड है, जमीन पर बैठने से बीमार पड़ गए तो क्या होगा? अच्छा ही होगा, बुढ़ा मर जाएगा और मुझे इस मुसीबत से छुट्टी मिलेगी। हाँ, और हर महीने मिलने वाली 15,000 की पेंशन से भी, जिससे तुम्हारी शॉपिंग होती है। नहीं बाबा, नहीं, बुढ़ा मर गया तो मेरी शॉपिंग का क्या होगा? अच्छा हुए तुम ये कुर्सी ले आए। इस कुर्सी को हम बुढ़े पर एक इन्वेस्टमेंट ही समझ लेते हैं। फिर राकेश और जया दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों पति पत्नी ने बेचारे रमेश का हाल बेहाल कर रखा होता है। सुचित्रा आज भी भूत बनकर इस कुर्सी में ही है। वह राकेश और जया की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती और दोनों को सबक सिखाने का सोचती है। आए दिन घर में कुर्सी की वजह से हंगामे होने लगते हैं। जब भी रमेश को राकेश या जया परेशान करते, कुर्सी के जरिए सुचित्रा का भूत उनसे बदला लेता है। कभी जया को गिरा देता है तो कभी कुर्सी राकेश के ऊपर आकर गिर जाती है। जब भी राकेश और जया रमेश के लिए बुरा सोचते या बुरा बोलते, कुर्सी उनके साथ बुरा कर देती। एक दिन कुर्सी से तंग आकर जया राकेश से कहती है, सब इस मनहूस कुर्सी की वजह से हो रहा है, इसे कहीं दूर फेंक आओ। राकेश और जया जितनी बार भी कुर्सी को दूर छोड़कर आते, कुर्सी अपने आप वापस घर आ जाती। वह दोनों समझ जाते हैं इस कुर्सी से छुटकारा पाना नामुमकिन है। अब तो उन्हें मजबूरी में रमेश के साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है। सिर्फ जया और रमेश को ही नहीं, शहर के हर लालची बच्चों को कुर्सी के जरिए जया का भूत सबक सिखाता है।